दोस्तों 2020 की हॉरर मूवी होस्ट की स्टोरी को तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा, जिसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। लेकिन आज हम वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी गेट आउट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आई थी 2017 में। साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज में किसी भी तरह के भूत या प्रेत आत्माओं को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी और डायरेक्शन के साथ इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक सीधे हमारे साइकोलॉजी पर हमला करती है और हमें पूरी तरह से डराने में सफल भी हो पाती है। तो आज की ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 98% फ्रेश। बहुत सारी अवार्ड्स के साथ इस मूवी ने अब तक एक ऑस्कर भी जीत चुका है। तो चलिए फिर जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। शुरुआत में हमें एक ब्लैक पर्सन को दिखाया जाता है जो रास्ते से अकेले जा रहा था, और तभी वहाँ पर एक व्हाइट कार आकर रुकती है और वहाँ से एक मास्क मैन बाहर निकलता है और उस ब्लैक पर्सन को बेहोश करके अपने गाड़ी पे बिठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर कैरेक्टर्स को हम ब्लैक और व्हाइट के हिसाब से कहने वाले हैं, क्योंकि पूरी मूवी इस ब्लैक और व्हाइट लोगों की भेदभाव पे बेस्ड है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें कपल रोज और क्रिस को देख पाते हैं। रोज एक व्हाइट लड़की थी और क्रिस एक ब्लैक पर्सन था, जो बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर था। रोज क्रिस को अपने मॉम डैड से मिलवाने वाली थी और दोनों रोज के घर पे कुछ दिन रुकने भी वाले थे। लेकिन क्रिस को एक बात बहुत ही परेशान कर रही थी, और वो थी कि क्रिस एक ब्लैक पर्सन है और रोज की फैमिली व्हाइट, और अगर रोज के मॉम डैड को क्रिस पसंद नहीं आया तो क्या होगा। रोज कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मॉम डैड ब्लैक और व्हाइट लोगों में किसी तरह की भेदभाव नहीं रखते। उसके बाद दोनों कार लेकर रोज के घर की ओर जाने लगते हैं और तभी उनके कार के सामने एक हिरन आकर टकराती है। दोनों बाहर उतरकर हिरन को देखते हैं और रोज इमीडिएटली एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। हालांकि रोज ड्राइव कर रही थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर बार बार क्रिस को अपना ID दिखाने कह रहा था। ये देखकर रोज बहुत ही गुस्सा हो जाती है। क्रिस एक ब्लैक पर्सन था और वो पुलिस एक व्हाइट, और इसीलिए वो क्रिस को परेशान कर रहा था। अब दोनों फिर से वहाँ से जाने लगते हैं और फाइनली रोज के घर पहुँच जाते हैं। क्रिस रोज की मॉम मिसी और डैड डीन से मिलता है और डीन उसे घर दिखाने के लिए वहाँ से ले जाता है। डीन एक फनी और लाइट हार्टेड पर्सन था और क्रिस ब्लैक होने के बावजूद डीन उससे फैमिली की तरह ट्रीट करता है। डीन एक न्यूरोसर्जन था और रोज की मॉम मिसी एक साइकेट्रिस्ट थी, और उसने घर पे ही एक ऑफिस रूम बना लिया था जहाँ पर वो अपने पेशेंट्स को देखती है। क्रिस घर की मेड जॉर्जिना और ग्राउंड कीपर वॉल्टर से मिलता है और दोनों ही ब्लैक थे। ये देखकर क्रिस थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी क्रिस कुछ कहने से पहले ही डीन कहता है कि जॉर्जिना और वॉल्टर बहुत पहले से ही उनके डैड के लिए काम करते आए हैं और इसीलिए वो लोग अभी भी उन्हें वहाँ पर काम करने दे रहे हैं, एक फैमिली की तरह। क्रिस भी इन सब बातों को नॉर्मली लेता है। उसके बाद सभी बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं और क्रिस अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि क्रिस स्मोक करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्मोक करना छोड़ रहा है। डीन कहता है कि वो भी पहले बहुत स्मोक करता था, लेकिन बाद में मिसी की थेरेपी से वो उस हैबिट को पूरी तरह से छोड़ पाया है, और इसीलिए अगर वो चाहे तो वो भी मिसी की इस थेरेपी को ले सकता है। जैसे हम ये भी जान पाते हैं कि कुछ ही दिनों में रोज के घर एक पार्टी होने वाली है, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस पार्टी में सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स को भी बुलाया जाता है। अब रात को डिनर के वक्त क्रिस जेरेमी से भी मिलता है, जो रोज का छोटा भाई था। पूरी फैमिली ही क्रिस को लेकर कुछ ज्यादा ही हैप्पी हो रहे थे, जिसे क्रिस भी नोटिस कर पाता है। फिर भी वो रोज की वजह से हैप्पी रहता है। उसके बाद क्रिस और रोज एक साथ सो रहे होते हैं, लेकिन क्रिस को नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो घर के बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। उसी वक्त वॉल्टर उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है और क्रिस के एकदम पास से ही गुजर जाता है, जिससे क्रिस डर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि असल में उसने ऐसा किया क्यों। साथ ही वो जॉर्जिना को भी देख पाता है, जो विंडो में अपने आप को ही देख रही थी, और कुछ ही देर बाद वो भी किचन से चली जाती है। अब क्रिस घर के अंदर आता है और तभी मिसी उसे अपने रूम पे बुलाती है और दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज करने लगती है और कहती है कि इससे क्रिस की स्मोकिंग हैबिट दूर हो जाएगी। हिप्नोटाइज करने के दौरान मिसी एक कप में एक चम्मच घुमाने लगती है और हम देख पाते हैं कि क्रिस पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था। वो अपने शरीर को भी मूव कर नहीं पा रहा था, जैसे वो पैरालाइज हो चुका हो, और ठीक उसी वक्त वो किसी अंधेरे जगह पर नीचे गिरता जा रहा था। खैर उसके बाद हम क्रिस को देखते हैं कि वो सडनली नींद से उठता है और उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। वो अपने फोन को चार्ज में लगाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर वो वॉल्टर से मिलता है और रात वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। वॉल्टर कहता है कि वो उस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी हरकत की वजह से वो क्रिस से सॉरी भी कहता है। वॉल्टर कुछ अजीब तरीके से उससे बात करता है और क्रिस को उसकी बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो रोज को उस हिप्नोटिज्म वाली बात कहता है और ये भी कहता है कि अब वो स्मोक कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सिगरेट के बारे में सोचते ही अब उसे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी थी।
खैर उसी दिन वहाँ पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इतने सारे व्हाइट लोगों के बीच क्रिस थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है। ये सभी व्हाइट लोग क्रिस से अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, जैसे कभी कोई क्रिस की बॉडी को छू कर देखता है और कोई उसे गोल्फ खेलने के बारे में पूछता है। और स्ट्रेंज बात यह थी कि वो सभी बूढ़े लोग थे। अब क्रिस ऐसे ही कुछ फोटोज लेने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक ब्लैक पर्सन दिखाई देता है। इस आदमी का नाम था एंड्रे लोगन किंग। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन एंड्रे भी अजीब बिहेव कर रहा था। उसने एक बूढ़े इंसान की तरह अपने आप को ड्रेस किया था और उसकी बातचीत करने का तरीका भी अलग था, जैसे कोई बूढ़ा व्हाइट पर्सन बात कर रहा हो। साथ ही उसकी वाइफ भी एज में उससे लगभग 30 साल भरी थी और वो भी एक व्हाइट लेडी थी। दोस्तों एंड्रे को देखकर लग रहा है कि वो वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में हमें किडनैप होते हुए दिखाया गया था। उसके बाद क्रिस एक और आदमी से मिलता है जिसका नाम था जिम हडसन और वो क्रिस को पहले से ही जानता था। दरअसल जिम एक फेमस फोटो गैलरी हडसन गैलरी का ओनर था और इस गैलरी में क्रिस भी अपने फोटोज को ऑक्शन में डालता था और वहाँ से ही जिम क्रिस के बारे में जानता है और जिम क्रिस को उसकी फोटोज के बारे में अप्रिशिएट भी करता है। अब क्रिस घर के अंदर जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी बाकी सभी लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे थे सडनली बात करना छोड़कर क्रिस की तरफ देखने लगते हैं। क्रिस रूम में जाता है और अपने फोन को फिर से चार्जर से डिस्कनेक्टेड पाता है। वो चार्जर को कनेक्ट करके अपने पुलिस दोस्त रॉड से बात करता है और वहाँ पर हुई सभी स्ट्रेंज घटनाओं के बारे में उसे बताता है और साथ ही एंड्रे की अजीब बिहेवियर के बारे में भी बताता है। रॉड क्रिस को तुरंत वहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपना स्लेव बना लेते हैं। अब क्रिस एंड्रे को ढूंढते हुए बाहर निकलता है और अपने फोन से उसकी एक फोटो खींचता है। फोन की फ्लैश उसकी आंखों में जाकर चमकती है और तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो क्रिस पर हमला कर देता है। वो बार बार कह रहा था गेट आउट ऑफ हियर और तभी सभी लोग एंड्रे को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंड्रे ठीक हो चुका था और वो फिर से बूढ़े आदमी की टोन में बात करने लगता है। उसके बाद रोज क्रिस को लेकर वॉक पे चली जाती है और दोनों वहाँ पर बात करते करते क्रिस अपने मॉम के बारे में बताता है कि कैसे उनकी मौत हुई थी। क्रिस कहता है कि वो रोज से बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहता और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि रोज के डैड बाकी लोगों के साथ एक गेम खेल रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर एक ऑक्शन हो रही थी और वो लोग क्रिस को बेच रहे थे। इस खेल के विनर थे जिम हडसन जिससे क्रिस की आखिर में बात हुई थी। उसी रात क्रिस एंड्रे लोगन किंग की फोटो अपने दोस्त रॉड को भेजता है और रॉड उसे तुरंत पहचान लेता है। एंड्रे का असली नाम था एंड्रे हेवर्ड जो कई दिनों से मिसिंग था। रॉड क्रिस को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है और तभी उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। क्रिस वहाँ से जाने का प्लान करता है और रोज को जल्दी से अपना सामान पैक करने को कहता है। जब रोज अपनी पैकिंग करने जाती है तब क्रिस को वहाँ पर रोज की कुछ अलग अलग तस्वीरें मिलती है जिनमें वो कई सारे अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ थी जहाँ पर वॉल्टर और जॉर्जिना भी थे। ये सब देखकर क्रिस पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे रोज की पूरी फैमिली क्रिस का रास्ता रोके हुए थे। अब क्रिस रोज को चिल्ला चिल्ला कर कार की चाबी देने कहता है, लेकिन रोज घबराते हुए कहती है कि उसे चाबी मिल नहीं रही है। लेकिन तभी रोज उसे चाबी दिखाकर कहती है कि वो उसे चाबी नहीं दे सकती। साथ ही उसकी एक्सप्रेशन भी एक पल में ही बदल चुकी थी। दोस्तों ये सीन बहुत ही जबरदस्त था और क्रिस की एक्टिंग भी मुझे इस सीन में बहुत ही अच्छी लगी। अब क्रिस ये देखकर समझ पाता है कि रोज ने उसे फंसाया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी तुरंत उस काप की साउंड से क्रिस को हिप्नोटाइज कर देती है और क्रिस सीधे जमीन पर गिरता है। उधर रॉड क्रिस को फोन कर रहा था, लेकिन क्रिस फोन नहीं उठाता और इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि शायद व्हाइट लोगों ने उसे पकड़ के अपना स्लेव बना लिया है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते और हंसने लगते हैं। उसके बाद हम क्रिस को एक रूम के अंदर बंधा हुआ देख पाते हैं और तभी वहाँ रखी टीवी पर एक वीडियो प्ले होने लगता है और वीडियो खत्म होने पे फिर से उस कप की साउंड के जरिए क्रिस को बेहोश किया जाता है। इस वीडियो से हम मूवी की हिडन प्लॉट के बारे में जान पाते हैं। दरअसल रोज की फैमिली एक सीक्रेट ग्रुप की मेंबर थी जिसका नाम था द क्वागुला और उनके दादाजी जो एक न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला था जिससे एक इंसानी ब्रेन को दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके लिए पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करना होगा और सर्जरी के जरिए बायर के ब्रेन से एक ऐसा पार्ट निकालना होगा जहाँ पर कॉन्शियसनेस, मेमोरी आदि इंक्लूड हो और उसे निकाल कर विक्टिम के ब्रेन में डाल दिया जाएगा। इससे बायर को एक नया शरीर मिल जाएगा और वो उस बॉडी को नॉर्मली ऑपरेट कर पाएगा, लेकिन विक्टिम के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड कुछ सबकॉन्शियस मेमोरी और थॉट्स तब भी उसके शरीर पे रह जाएगी।
मतलब यहाँ पर क्रिस के बॉडी को बूढ़े जिम हडसन ने खरीद लिया था और इस प्रोसेस के जरिए जिम क्रिस के बॉडी में एंटर करेगा और वो फिर से एक जवान ब्लैक जिम बन जाएगा। लेकिन क्रिस की कुछ यादें अभी भी उसके शरीर पे रह जाएगी। क्रिस सब कुछ देख पाएगा लेकिन वो फिर से अपने बॉडी पर कंट्रोल ला नहीं पाएगा, जिसे हम इस सीन से जान पाते हैं कि फ्लैश के वजह से उस बूढ़ी औरत का पति जो एंड्रे के शरीर को कंट्रोल कर रहा था, थोड़ी देर के लिए एंड्रे उसके ऊपर हावी हो जाता है। यहाँ पर वॉल्टर और कोई नहीं रोज के दादाजी थे और जॉर्जिना उसकी दादी थी और इस प्रोसेस के द्वारा उनके कॉन्शियसनेस को भी इनके शरीर पे लाया गया था। जिम भी एक बार टीवी पर आता है और क्रिस को इन सब के बारे में बताता है और कहता है कि अब क्रिस का शरीर उनका होने वाला है। तभी टीवी पर फिर से वो कप आती है जिसकी आवाज से क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। उधर सर्जरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है और डीन जिम के ब्रेन को काटने लगता है। जेरेमी क्रिस की बॉडी को लाने जाता है और जैसे ही वो उसका हाथ खोलता है, क्रिस जेरेमी पर हमला कर देता है। दरअसल वो जिस कुर्सी पर बैठा था उसकी कॉटन निकल रही थी और टीवी पर कप की साउंड आने से पहले उसने ढेर सारे कॉटन अपने कान के अंदर रख लिया था, जिससे वो फिर से हिप्नोटाइज ना हो पाए। अब डीन जेरेमी को ढूंढते हुए रूम से बाहर निकलता है कि तभी क्रिस डीन पे हमला करके उन्हें भी मार देता है। उसके बाद क्रिस को मिलता है मिसी और मिसी क्रिस के हाथ पे एक चाकू घोंप देती है, लेकिन क्रिस उसी चाकू से मिसी को भी जान से मार देता है। अब क्रिस घर से जाने ही वाला था कि तभी जेरेमी होश में आकर उस पे फिर से हमला कर देता है, लेकिन क्रिस उसे भी मार देता है। यहाँ पर हम रोज को देख पाते हैं जो अपने अगले विक्टिम को तलाश कर रही थी। उसके बाद क्रिस कार लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके कार के सामने जॉर्जिना आकर टकराती है और क्रिस जॉर्जिना को अपने कार में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। बाहर कार की आवाज सुनकर रोज एक गन लेती है और क्रिस का पीछा करने लगती है। उसी वक्त जॉर्जिना होश में आती है और क्रिस पर हमला कर देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस कार से निकलकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी वहाँ रोज और वॉल्टर आ जाते हैं। वॉल्टर क्रिस पर हमला करने लगता है और ठीक उसी वक्त क्रिस अपने फोन से एक फोटो खींचता है, जिसकी फ्लैश की वजह से ओरिजिनल वॉल्टर अपने शरीर को फिर से कंट्रोल कर पाता है। वो रोज से गन लेता है और उसे ही शूट कर देता है और फिर वो अपने आप को भी शूट करके मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस की एक कार आती है जहाँ पर हम रॉड को देख पाते हैं और रॉड क्रिस को वहाँ से दूर ले जाता है। रोज की भी उसी जगह पर मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जिस व्हाइट कार को दिखाया जाता है वो जेरेमी का ही था, जिसने लोगन को किडनैप करने के टाइम लाया था और यह हम जान पाते हैं जब क्रिस उसी कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इस मूवी में दिखाई गई कॉन्सेप्ट थियोरिटिकली पॉसिबल है। न्यूरोसर्जन रॉबर्ट जे व्हाइट ने इसे एक बार एक मंकी के ऊपर प्रयोग की थी, लेकिन वो उस प्रयोग में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में आप विकिपीडिया से भी जान सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ट्रांसेंडेंस मूवी को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हो, जहां पर जॉनी डिप की कॉन्शियसनेस को एक AI बेस्ड कंप्यूटर पे अपलोड किया जाता है और उसके बाद वो पूरी अर्थ को ही अपने कंट्रोल पे लाने की प्रयास करता है। या तो आप रोबोकॉप मूवी की स्टोरी को भी देख सकते हो, जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे एलेक्स की ऑलमोस्ट खत्म हुई बॉडी को रोबोटिक टेक्नोलॉजी से फिर से ठीक किया जाता है, जिसके बाद आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन स्टे अवे फ्रॉम द व्हाइट गर्ल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।